ब्रो, क्या तुझे पता है कि टोनी जब हाई स्कूल में था तो उसने सिर्फ अपने दोस्तों के चैलेंज की वजह से यूएस की सबसे सिक्योर और हाईटेक एजेंसी में से एक पेंटागन को हैक कर लिया था। चल बे, ऐसा कब हुआ? पूरे मूवीज में तो अभी तक मैंने कभी नहीं देखा। अरे वही तो, हमें अपने फेवरेट हीरोज के बारे में सब कुछ पता ही नहीं, और इसी वजह से मैं कैरेक्टर डेप्थ सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर की मोटिव और स्टोरी को कवर करूंगा। तो चलो आज शुरू करते हैं तुम्हारे फेवरेट आयरन मैन से। फ्राइडे 29 मई 1970 मैनहट्टन के एक हॉस्पिटल में जन्म होता है यूनिवर्स के सबसे स्मार्टेस्ट बीइंग टोनी स्टार्क का। जन्म के साथ ही टोनी ने अपने पिता हावर्ड स्टार्क को हैरान कर दिया था, क्योंकि टोनी जब सिर्फ 4 साल का था तो उसने कंप्यूटर का सर्किट बोर्ड बना दिया था, और जब टोनी सिर्फ 7 साल का था तब उसने बाइक के लिए V8 इंजन बना दिया था। और टोनी के इन्हीं कारनामों को देख के हावर्ड स्टार्क को पता चल गया था कि टोनी ही उनकी सबसे बड़ी क्रिएशन है। My greatest creation is you. और ये सब तो एक तरफ, जब टोनी हाई स्कूल में गया था तो उसने पेंटागन, जो कि यूएस की सबसे सिक्योर एजेंसी में से एक है, उसे हैक कर लिया था, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे चैलेंज किया था। पर टोनी के इतने इंटेलिजेंट होने के बाद भी उसके फादर हावर्ड स्टार्क उसके छोटे छोटे गलतियों के लिए उसे डांटा करते थे, जिसे कि तुमने आयरन मैन 2 मूवी में देखा ही होगा। I would like to personally... Tony, what are you doing back there? What is that? Put that back. Put it back where you got it from. Where's your mother? Maria! Come on, go. और इतना ही नहीं, वो टोनी के सामने कैप्टन की इतनी बड़ाई किया करते थे कि टोनी परेशान हो जाता था और अपने कैप्टन को जाने ही बिना हेट करता था। टोनी का लगाव अपने पिता से ज्यादा अपने बटलर से था, जिसके नाम पे ही उसने अपने एआई का नाम जारविस रखा। तो टोनी जब 14 साल का था तो वो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT में एडमिट हो जाता है, और वहाँ उसकी मुलाकात होती है जेम्स रोड से, AKA वॉर मशीन। और वहाँ पे टोनी अपने जीनियस होने का सबूत देता है जब वो लगातार 4 बार एनुअल MIT अवार्ड जीतता है, और 17 साल की उम्र में ही सुमा कम लॉर्ड से MIT से ग्रेजुएट हो जाता है। और यहाँ से शुरू होता है टोनी का बेकार समय। डेट 16 दिसंबर 1991। इसी दिन टोनी के माता पिता जा रहे होते हैं बहामास ट्रिप के लिए, पर वहाँ उनकी मुलाकात हो जाती है बकी बार्न्स AKA विंटर सोल्जर से, जो उन दोनों को ही मार के टोनी को अनाथ कर देता है। पर अभी भी टोनी के पास उसका बटलर जारविस था जो उसका ध्यान रख रहा था, पर अफसोस वो भी कुछ हफ्तों बाद मर जाता है और टोनी बुरी तरह से टूट जाता है। अगर टोनी की जगह कोई और होता तो शायद वो अपनी उम्मीद जिंदगी से हार चुका होता, पर टोनी को हम ऐसे ही गोट नहीं कहते। उसने कमबैक किया, और ऐसा कमबैक किया कि उसने स्टार्क इंडस्ट्रीज को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, और कुछ ही समय में उसने स्टार्क इंडस्ट्रीज को US आर्मी का सबसे बड़ा वेपन डीलर बना दिया। टोनी का लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, पर न्यू ईयर 1999 के दिन वो 2 लोगों से मिलता है, एक जो उसकी जान बचाएगा और एक जो आगे जाके उसकी जान लेना चाहेगा। तो न्यू ईयर 1999 के दिन टोनी साइंस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा होता है, जहां सबसे पहले उसकी मुलाकात होती है हो येनसेन से, जो टोनी को उसकी पहली मार्क 1 आर्मर बनाने में मदद करता है और टोनी की जान आतंकवादियों से बचाता है। और इसी इवेंट में टोनी आगे चल के एल्ड्रिच किलियन से मिलता है, जो टोनी को अपना आइडिया सुनाता है, जिसे सुन के टोनी इम्प्रेस तो होता है, पर टोनी उसे रात के 12 बजे छत पे बुलाता है उसके आइडिया पे और डिस्कस करने के लिए। पर टोनी वहाँ किसी रीजन की वजह से नहीं पहुँच पाता है, पर एल्ड्रिच किलियन रात भर उसका ठंड में इंतजार कर रहा होता है, और इसी रीजन की वजह से एल्ड्रिच किलियन बहुत गुस्सा हो जाता है और टोनी से रिवेंज लेने का डिसाइड करता है। और हाँ, यही बंदा होता है आयरन मैन 3 का मेन विलन। और इसी इवेंट में टोनी माया हैंसेन से भी मिलता है, जिसने टोनी को एक्सट्रीमिस्ट प्रोजेक्ट के लिए बताया और पूछा कि वो फंडिंग के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं। वैसे टोनी प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट से ज्यादा किसी और चीज के लिए इंटरेस्टेड था। अगर तुमने आयरन मैन 3 देखी है तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आयरन मैन ग्रेटेस्ट सुपर हीरो है, पर वो हमेशा से ही ऐसे नहीं था। जब उसे उसके माता पिता की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उनकी मौत हो गई, और उससे पहले भी उसे उसके पेरेंट्स से वो प्यार नहीं मिला जो कि वो डिजर्व करता था। और मेरे हिसाब से यही वो कारण है कि टोनी पहले घमंड से भरा हुआ रहता था और एक प्लेबॉय का लाइफस्टाइल जीता था, पर जब अफगानिस्तान में उसने मौत को अपने सामने देखा और फील किया कि उसके बनाए गए वेपन से इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसने स्टार्क इंडस्ट्रीज के आर्म्स डिवीजन को बंद करा दिया। और मेरे ख्याल से यही वो मोमेंट था
जब टोनी ने अपना पहला कदम लिया हीरो बनने की ओर, और उसके बाद टोनी ने अपने आर्मर से लोगों को बचाना शुरू किया और अर्थ को एक सेफ प्लेस बनाया। द एवेंजर्स मूवी में टोनी ने कहा था, सेविंग होल वर्ल्ड इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोन, जिसका मतलब है पूरी दुनिया को बचाना सिर्फ उसकी ही जिम्मेदारी नहीं है। और उसी मूवी में टोनी ने अपनी जान की बिना फिक्र किए हुए न्यूक्लियर मिसाइल से पूरे न्यूयॉर्क के लोगों को बचाया। टोनी को आयरन मैन 3 में उस बच्चे से समझ में आता है कि आयरन मैन सूट्स बस उसके द्वारा बनाए गए टूल्स है, असली हीरो जो उस सूट के अंदर है वो है। और यही बात टोनी होमकमिंग में स्पाइडरमैन को भी सिखाना चाहता था। मिस्टर स्टार्क समझिए, ये सूट ही मेरा सब कुछ है, मैं इसके बिना कुछ नहीं हूँ। अगर तुम इसके बिना कुछ नहीं हो तो तुम इसके लायक नहीं हो, समझे? वक्त के साथ सिर्फ टोनी के सूट्स इम्प्रूव नहीं हुए, बल्कि उसके साथ टोनी एज पर्सन भी इम्प्रूव हुआ। और कुछ लोग टोनी को सिविल वॉर में गलत ठहराते हैं, पर जब इस लेडी ने टोनी को अपने बच्चे के बारे में बताया तो टोनी को समझ आता है कि हीरोज और विलन्स के फाइट में आम लोग पिस जाते हैं, और इसी वजह से वो अपने हिसाब से सही साइड लेता है। और हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि कैप्टन गलत साइड पे थे, बल्कि सिचुएशन के हिसाब से दोनों ही सही थे। इन दी एंड टोनी एक प्ले बॉय और घमंडी से लेके ग्रेटेस्ट सुपर हीरो बनता है, जो हम सभी को इंस्पायर करता है। इसीलिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का मन हो तभी करना, पर कमेंट में आयरन मैन के लिए कुछ लिख जरूर देना। बाय बाय।